हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो में हमने कॉलम्स एंड स्टड्स का टॉपिक जो है वो कवर किया था। उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो जस्ट मैं आपसे रिवाइज कराना चाहूँगा कि कॉलम्स और स्टड्स में डिफरेंस हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कॉलम्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स की लोडिंग उसमें होती है। ओके, इसका वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी आपके आई बटन में आपको शो हो जाएगा अभी। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे पास थ्योरीज हैं कॉलम्स के डिजाइन्स को समझने के लिए। तो लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर थ्योरी थी, एंड फॉर रेस्ट अदर लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, उसके लिए हमारे पास रनकाइन थ्योरी थी। ओके, तो उसी वीडियो के लिए मैं आज आप लोगों के लिए इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एसएससी एग्जाम्स में या जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ट्राई कीजिएगा जितने क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करा रहे हैं उतने क्वेश्चन एटलीस्ट आप एग्जाम्स में पढ़ के जाइएगा। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉलम्स एंड स्टड्स का किसी भी एग्जाम आप लोग अपियर होते हैं, टेक्निकल पेपर जो होगा उसमें एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ओके, डिपेंड करता है कि थ्योरेटिकल आएगा कि न्यूमेरिकल आएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बट ट्राई हमारा ये रहेगा, एसएससी जेईई में उतना न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, तो हम करते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल है उसको आज हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं हम एक एक क्वेश्चन को जाएंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी हमारी छोटी होगी मैं उसको यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन वन इज द लोड एट विच अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जस्ट बकल इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ गया बकल, तो बकलिंग लोड हमने देखा था, क्रिपलिंग लोड देखा था, ठीक है, क्रिटिकल लोड देखा था। तीनों एक ही चीज थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा एनी वन ऑफ दिस। ओके, इसके जगह अगर ऑप्शन आता ऑल ऑफ द अबव तो वो भी आप लोगों का सही होता। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज। ओके, देखिए कॉलम्स में हमने देखा था लोडिंग थी, या तो आपका कंप्रेसिव लोड था या तो क्रिपलिंग लोड था या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिपलिंग एंड कंप्रेसिव लोड था। तो बात आती है कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस की बात जब आती थी फ्रेंड्स तो हमने देखा था जो आपके शॉर्ट कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिसका स्लेंडरनेस रेशियो आप लोग बोलो लेस देन 32, एस आर लेस देन 32 एंड एल बाई टी रेशियो लेस देन 8। ओके, तो ऐसे कॉलम्स जो हैं शॉर्ट कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ओके, नेक्स्ट है अ कॉलम विद स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120। देखिए मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताया था कॉलम्स को जस्टिफाई करने के लिए कि कौन सा कॉलम किस क्राइटेरिया में फॉलो अप करता है। पहला होता है आप लोगों का लेंथ बाय डायमीटर रेशियो, सेकंड होता है आप लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, यही क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, तो ग्रेटर देन 120 के लिए सिंपल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लॉन्ग कॉलम। 32, अब लेस देन 32 तो आप लोगों का हो जाता है शॉर्ट, 32 टू 120 मीडियम, above 120 is long column. Okay, next is the direct stress included in long column is fill in the blanks as compared to the bending stress। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो रहा है हमारे टॉपिक से। इसमें हम देख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस इंक्लूडेड इन लॉन्ग कॉलम इज डैश एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो जब बात करते हैं फ्रेंड, जब हम बकलिंग की बात करते हैं जनरली कॉलम जो है उनमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस का इम्पैक्ट रहता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू योर बेंडिंग। ओके, तो बेंडिंग के कारण और यू कैन से क्रिपलिंग और बकलिंग जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी वजह से कॉलम जनरली फेल होते हैं। तो लॉन्ग कॉलम की बात आती है फ्रेंड्स, तो जब डायरेक्ट स्ट्रेस का इम्पैक्ट उसमें बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द बेंडिंग और क्रिपलिंग और क्रिटलिंग और बकलिंग लोड। ओके, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, या वेरी लेस या इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, अगर ऐसा ऑप्शन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो भी आप लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं। For long column, the value of buckling load is dash the crushing load. Okay, फिर वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि बकलिंग लोड और क्रशिंग लोड, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हो जा रही है तो इट विल बी लेस देन। ठीक है, तो बकलिंग लोड विल बी लेस देन द क्रशिंग लोड। ठीक है, अब बकलिंग लोड क्रशिंग लोड में डिफरेंस हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लेस होगा, बिकॉज बकलिंग लोड की जब बात आती है फ्रेंड्स, और हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला जो टॉपिक देखा था उसी से रिलेटेड है। क्रशिंग मतलब टोटल जो मटेरियल हमारा वो क्रैश हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एंड बकलिंग क्या कह रहा है, बकलिंग सेंस अलग है फ्रेंड्स, बकलिंग को समझिएगा, बकलिंग इज नॉट अ यू कैन से द ब्रेकिंग ऑफ द मटेरियल। ओके, दिस इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। जो बकलिंग फिनोमिना
कॉलम्स में इंट्रोड्यूस होगा। ओके, सो दिस बकलिंग लोड विल बी लेस देन द क्रशिंग लोड। ठीक है, और ये बकलिंग लोड या हम जो सेफ लोडिंग की बात करते हैं, ये सेफ लोडिंग डिजाइन के लिए यूज होता है, तो उसमें हमारा एक टॉपिक आ जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। ओके, द स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, देखिए हमारा लास्ट वीडियो में मैंने कवर अप किया था स्लेंडरनेस रेशियो का। ठीक है, व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो? लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीजों को आप एटलीस्ट जितने भी डेफिनेशन है उनको देख लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर अगर होता है तो वहां पे आपकी थ्योरी वाली चीजें हैं, डेफिनेशन हो गए, प्रॉपर्टीज, एजम्पशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, बकलिंग में हमने फिनोमिना देखे था फ्रेंड, तो बकलिंग में जैसा हम देख रहे हैं, तो बकल के लिए क्या कंडीशन था? इट शुड बी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो बकलिंग वहीं पे होती है। इसका डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो बकलिंग फिनोमिना कहाँ होगी? वेयर देयर विल बी द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी पॉइंट मैंने स्पेशली अंडरलाइन करके आप लोगों के लिए रखा था नोट्स में। ठीक है, तो इस चीजों को देखिए, अभी मैंने बोला कि assumptions, थ्योरीज, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक तरह की आप लोगों की प्रॉपर्टी की बकलिंग कहाँ होगी। ओके, अ कॉलम हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्स एक्स वाई 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 एक्सिस एस, आई एक्स जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई वाई दे दिया, दिस कॉलम विल बकल अबाउट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आप लोगों की वैल्यू क्या दी हुई है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू एम, दैट इज द मास, मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, बकलिंग फिनोमिना हमने देखा है, बकलिंग कहाँ होगी? जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वेयर देयर इज अ लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इनके देखिए, अगर मटेरियल सेम है तो मास विल बी सेम। ठीक है, अगर मास सेम है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों का कम होगा, ओके, उस पर्टिकुलर मेंबर में वहां पे आपकी क्या होगी? रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर आप लोगों का? दिस आई वाई वाई इज लेस देन योर आई एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के आंसर क्या होगा? दिट इज बी अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, फंडा समझिए, यहाँ पे वाई वाई एक्स एक्स पे मत जाइए, जहां पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर यू विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ओके, द कॉलम विल बकल इन विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इज द रनकाइन फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर। अब देखिए, प्रॉपर्टीज आ गई, हमने पढ़ा था यूलर फॉर्मूला, लॉन्ग कॉलम, ठीक है, और रनकाइन फॉर्मूला वाज मल्टी सभी के लिए, तो लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम आप बोल सकते हो, तो बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट इज a column of length 4 meter with both ends fixed may be considered as equivalent to a column of length with both ends hinged। तो फ्रेंड्स, बोथ एंड हिंट्स का कंडीशन जब हम देखे थे, वहां पे हमको क्या मिला था? दैट्स L इज इक्वल्स टू L बाई 2। ठीक है, तो अगर 4 मीटर का हमारा कॉलम है तो उस कंडीशन पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी? दिस विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इन चीजों को, फॉर्मूला को दिमाग में बैठा के चलिएगा। According to Euler, the buckling load of column is given by P is equals to pi square EI upon XL square in this equation. The value of X for a column with one end fixed and the other end free। देखिए, इक्विवेलेंट आपका जो लेंथ की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर होता था। ठीक है, बट L स्क्वायर यहाँ पे दिया, ये फैक्टर पूछ रहा है X, तो फैक्टर क्या होता है? व्हेन वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। तो अदर एंड फ्री में फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो पहले ये चीज को समझिए, यहाँ पे L स्क्वायर होता था फॉर्मूले में, यहाँ पे फैक्टर है, तो अगर फैक्टर x मल्टीप्लाइड बाई L है तो इट विल बी x स्क्वायर। ओके, मतलब अगर लेंथ है तो उसका स्क्वायर भी हमको लेना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट लेंथ फॉर अ कॉलम वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री के केस में हमारा क्या होता था? तो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? दिस L विल x विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो आप लोगों की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूलर द बकलिंग लोड फॉर कॉलम इज इतना, इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज मिनिमम व्हेन x, अब पूछा है x की वैल्यू मिनिमम कब होती है। ठीक है, तो जब बोथ एंड फिक्स होगा फ्रेंड्स, उस टाइम में हमारी वैल्यू क्या थी? बोथ एंड फिक्स के केस में हमारा जो वैल्यू बनता था वो L बाई रूट 2 होता था। ठीक है, और जब व्हेन देयर इज बोथ वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, उस केस में हमारा 12 हो जाता था, दैट मीन्स वो हाईएस्ट वैल्यू हो गई।
सेकेंड केस वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड, उसके कंडीशन में हमारा L/2 था, ठीक है, सॉरी L/√2 था। सेकेंड बोथ एंड हिंज्ड के केस में L इज टू L मिला था हमको। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बोथ एंड फिक्स्ड के केस में हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है, और यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू मिनिमम कब होगी, व्हेन बोथ द एंड्स विल बी फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज Rankine formula is generally used when slenderness ratio lies in between, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया, क्या ट्विस्ट किया, यहाँ पे सीधे बोल दिया कि वैल्यू रेंज पूछ रहा है स्लेंडरनेस रेशियो का, तो स्लेंडरनेस रेशियो फ्रेंड सभी कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो राइट फ्रॉम 0 आप ले लीजिए अप टू 120 एंड अबव, तो लॉन्ग कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम 32 एंड बिलो। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो द रैंकाइन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो आप लोगों का जो आंसर डी है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यूलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इज, ठीक है। अब देखिए यूलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा यूलर फॉर्मूला वैलिड होता है हमारे लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम हमने बोला है, ठीक है, ग्रेटर देन 120, तो रोज रेंज होती है बिलो 120 आप लोग ले लीजिए। तो बिलो 120 का केस अगर होता है, मतलब मीडियम और शॉर्ट कॉलम के लिए हमारा यूलर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, लेस देन 120 का दिया हुआ है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके, An electric pole 6 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज इफेक्टिव लेंथ फॉर डिजाइन पर्पस विल बी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन मिला आप लोगों को, क्या अच्छा क्वेश्चन मिला है इसको समझिएगा। अगर कोई एक पोल ग्राउंडेड है, ठीक है, तो वो क्या किस टाइप का कॉलम हुआ आप लोगों का, इट इज अ कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड फ्री। तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, इट इज द 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल लेंथ आप लोगों को क्या दी हुई है 6.5, तो अगर इसका 2 टाइम्स कर देते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5 इंटू 2 दैट इज योर 13 मीटर, तो वैल्यू क्या हो गई आप लोगों की 13 मीटर, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों की थ्योरी इसमें छुपी हुई है, तो इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा। बेंडिंग ऑफ बीम ऑकर्स अंडर, बेंडिंग किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो बेंडिंग के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिए कि बेंडिंग का पहला कंडीशन होता है कि अ फोर्स इज अप्लाइड नॉट विथ योर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, ठीक है। एक्सियल लोडिंग के केस में बेंडिंग नहीं होती, ठीक है, या डायरेक्ट लोडिंग आप लोग बोल लो, ठीक है, एक्सियल लोडिंग आप लोगों का सपोज टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड उस कंडीशन में आप लोगों का नहीं होगा। बट व्हेन द लोड इज आइदर इसेंट्रिक फ्रॉम द एक्सिस, एक स्टेटमेंट यहाँ दे सकता था, इस ऑप्शन में नहीं है, उससे बोल सकता इफ द लोड इज अप्लाइड इसेंट्रिक एट अ डिस्टेंस इसेंट्रिक फ्रॉम द एक्सियल देन देयर विल बी बेंडिंग। ओके, तो ट्रांसवर्स लोड के केस में आप लोगों का बेंडिंग होगा, ठीक है, कॉलम में हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज बकलिंग ऑफ अ कॉलम ऑकर्स अंडर, बकलिंग कब होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था बकलिंग का कंडीशन क्या था आप लोगों का, बकलिंग ऑकर्स व्हेन अ लोड इज अप्लाइड ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड के केस में आप लोगों की बकलिंग होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए एक्सियल लोडिंग का, सॉरी एक्सियल लोडिंग के केस में आप लोगों का बकलिंग होगा। ओके, प्योर बकलिंग ऑकर्स इन अ, प्योर बकलिंग किस केस में होगा, देखिए फ्रेंड्स बकलिंग का केस जो है हमको अगर स्टडी करनी है, शॉर्ट कॉलम जनरली फेल्स ड्यू टू योर डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। मीडियम कॉलम्स का केस जनरली लिया नहीं जाता, बट मीडियम केस अगर है तो दैट फेल्स आइदर ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस और ड्यू टू बकलिंग स्ट्रेसेस, वो इंटरमीडिएट स्टेज है दोनों का। बट लॉन्ग कॉलम की जहां बात होती है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग कॉलम जनरली फेल्स ड्यू टू बकलिंग, ठीक है। तो प्योर बकलिंग जो है हम किस कॉलम के लिए बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ओके, क्वेश्चन एक ही है, स्टेटमेंट वही है, लॉन्ग कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग, उल्टा कर दिया, बकलिंग विल, प्योर बकलिंग विल ऑकर इन विच टाइप ऑफ कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम, ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्योर बकलिंग यूजेस द इक्वेशन ऑफ, अब देखिए बकलिंग का केस है तो प्योर बकलिंग किस में होगा, लॉन्ग कॉलम में होगा। लॉन्ग कॉलम में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, यूलर्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन को घुमाया कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, थ्योरी वही है, एक स्टेटमेंट की थ्योरी है, ठीक है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछ रहे हैं। A steel column is a short column when the slenderness ratio, देखिए slenderness ratio का फिर से क्वेश्चन आ गया, ओके, लेस देन 30। देखिए फ्रेंड्स अभी आप बोलेंगे कि सर आपने 32 लिया है यहाँ पे,
बात आ रही है, सॉरी 30 लिया है, आपने भी बात आ रही 30 बोला था, 32 बोला था, तो वो एक रेंज है, थ्योरेटिकल रेंज, जो आपको मे बी किसी बुक्स में थोड़ी चेंज मिल सकती है, बट दैट इज योर वैल्यू इज 30। ओके, स्टील कॉलम इज अ लॉन्ग कॉलम के केस में ग्रेटर देन 120। ठीक है, स्टील कॉलम इज अ शॉर्ट कॉलम एंड द स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 30। ठीक है, अ स्टील कॉलम इज अ शॉर्ट कॉलम, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विथ आइडेंटिकल बीम एंड कॉलम, ये नया क्वेश्चन है। विथ आइडेंटिकल बीम एंड कॉलम बकलिंग ऑकर्स एज कंपेयर टू बेंडिंग अंडर अ। अब देख लीजिए, बकलिंग कब ऑकर हो रहा है फ्रेंड्स? बकलिंग ऑकर्स ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिंग लोड। बेंडिंग कब ऑकर हो रहा है? ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, तो विथ आइडेंटिकल बीम एंड कॉलम, अगर बीम और कॉलम हमारे एक जैसे हैं तो बकलिंग ऑकर्स एज कंपेयर टू बेंडिंग अंडर अ। बकलिंग और बेंडिंग स्ट्रेस में आपको कंपैरिजन पूछ रहा है, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो देखिए, बकलिंग के लिए फ्रेंड जब एक्सियल लोड लगता है तो एक्सियल लोड में आपको डिफॉर्मेशन में ज्यादा लोडिंग उतनी नहीं लगती एज कंपेयर टू योर बेंड। किसी चीज को बेंड करने में और किसी चीज को एक्सटेंड और पुल, पुश और पुल, जो आपका टेंसाइल कंप्रेसिव है, उसमें हमेशा वैल्यू आपकी एक्सियल की कम होती है। ठीक है, तो इस केस में आंसर आप लोगों को क्या होगा? लेसर लोड। ओके, स्टेटमेंट क्या बना हमारा? बकलिंग ऑकर्स एज कंपेयर टू बेंडिंग अंडर अ लेसर लोड। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बकलिंग एंड बेंडिंग। नेचर ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग में भी क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिए कि सपोज ये हमारा कॉलम है। ठीक है, कॉलम्स में अगर आप लोग देखते हैं कि एक्सियल पे जो लोड लगेगा वो आप लोगों का क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। ठीक है, बकलिंग स्ट्रेस बोल लीजिए, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग स्ट्रेस आप लोग बोल सकते हैं। बट अगर बात आती है बेंडिंग की, तो सपोज मैं बोलूं इस पेन के इस एंड पे अगर कोई लोड लगा है, नॉट इन द एक्सिस, इस साइड पे एक्सिस पे, ओके, तो वो भी क्या करेगा जब ये लोड लगेगा, तो व्हाट विल डू, इट विल ट्राई टू कंप्रेस द कॉलम। ठीक है, इसको एक बीम की तरह अगर हम समझें, तो अगर बीम में कोई बेंडिंग होती है, तो अगर वो इस तरीके से हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट अगर आप लोग वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के, तो अगर बीम बेंड होता है तो अपर जो आप लोगों का लेयर है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। लोअर लेवल पे, लोअर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। तो अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से अगर आपको फोल्ड कर दूं, बीम को अगर मैं कॉलम बना दूं, तो उस केस में भी ऐसा होगा फ्रेंड्स, ड्यू टू द बेंडिंग स्ट्रेस देयर विल बी द कंप्रेसिव लोडिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेस विल जनरेटेड इन द फाइबर। ठीक है, तो आप लोगों का बकलिंग भी कंप्रेसिव हो गया, बेंडिंग भी कंप्रेसिव होगा, तो दो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, दोनों नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगा दोनों कंडीशन में? इट विल बी सेम। ठीक है, कीपिंग लोडिंग सेम बट इंक्रीजिंग द लेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस इन द बीम विल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है, कीपिंग लोडिंग सेम बट इंक्रीजिंग द लेंथ, तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात आ रही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, उस केस में अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेशन पे जाएं किसी भी कॉलम के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या पाई स्क्वायर या अपन एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल होगा। तो उस केस में देखते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, द shear, अच्छा, मतलब कीपिंग लोडिंग सेम बट इंक्रीजिंग द लेंथ, shear स्ट्रेस इन द बीम विल। shear का वैल्यू क्या होगा लेंथ के कंपैरिजन में? shear में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि shear का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कॉलम के केस में। ठीक है, shear डिपेंड करता है आप लोगों का, अगर टॉर्क वहां पे अप्लाई हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। ओके, और shear जो है इनकेस अगर बेंडिंग भी आती है, वहां पे लेंथ से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, कीपिंग लोडिंग सेम बट इंक्रीजिंग द नॉर्मल स्ट्रेंथ इन द कॉलम, ये अभी हमने देखा। ठीक है, बट इंक्रीजिंग द लेंथ, यहाँ पे हमने क्या था, इंक्रीजिंग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू देखी थी, तो सेम आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ठीक है, वाई डिक्रीज? बिकॉज P जो होता है यूलर लोड के कंपैरिजन में, वो आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो P आप लोगों का डिक्रीज होगा, P डिक्रीज होगा मतलब स्ट्रेस डिक्रीज होगा। ओके, a long column with fixed and carry load as compared to both and hinged। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है? कैन कैरी लोड एज कंपेयर टू बोथ एंड हिंज। बोथ एंड हिंज के केस में आप लोगों की वैल्यू हो जाती है L। ओके, विथ फिक्स्ड एंड के केस में आप लोगों की वैल्यू क्या हो जाती है कि इट इज L/2 आप लोगों का हो गया, किस केस में? व्हेन योर बोथ, सॉरी, हिंज्ड के केस में आप लोगों का हो गया L इज इक्वल्स टू L, बोथ एंड फिक्स्ड के केस में आप लोगों को क्या हो गया? L/2।
2, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, इट इज 4 टाइम्स, लेंथ जो है वो स्क्वायर हो जाएगा उसका, ओके। तो वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को, इट विल बी 4 टाइम्स, लोड की बात हो रही है, ठीक है। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड, अभी जस्ट हमने देखा वैल्यू क्या हो रही थी आप लोगों की L/2, ठीक है। तो L/2 मतलब क्या हो गया, 0.5 ऑफ योर L, ठीक है। तो आंसर इज योर ए। A column is said to be of medium size with its slenderness ratio is between, देखिएगा अब स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे आ गया, वैल्यू क्या दे रहा है 32 एंड 120, मीडियम कॉलम के हमने देखा था स्लेंडरनेस रेशियो कितना वेरी करता है, ठीक है। अभी ये आप लोगों का एक न्यूमेरिकल आ गया है, द लेंथ ऑफ कॉलम, आप लोगों को लेंथ दिया हुआ है, सॉरी, द लेंथ इज लेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 7.57 सेंटीमीटर डायमीटर एंड हुज एंड्स आर हिंज्ड। कंडीशन देख लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई स्क्वायर। उससे पहले आप लोगों को क्या जज करना है कि कॉलम लॉन्ग है शॉर्ट है, ठीक है। लॉन्ग है तो स्लेंडरनेस रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लो, या L/D रेशियो आप लोग निकाल लो। अगर L/D से आपको क्लियर हो गया, लॉन्ग है शॉर्ट है मीडियम है, उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों के पास जो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर का वैल्यू है, वो क्या आपके पास कैलकुलेट क्या करना है, वो वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या आपके अवेलेबल है नहीं है एज्यूम करना, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे ई के लिए यहाँ पे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये गिवन है, ठीक है, 2100 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर डाया है इसका, फुट्स एंड्स आर हिंज्ड इज 5 मीटर, लेंथ आप लोगों की हो गई 5 मीटर। ये इक्विवेलेंट लेंथ नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का ओरिजिनल लेंथ है। बोथ एंड हिंज्ड के केस में एल की वैल्यू एल के बराबर हो जाती है, इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ। ई की वैल्यू दी हुई है, द परमिसिबल मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड पी आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो पाई स्क्वायर ई। अब बताइए आई कैसे कैलकुलेट होगा, तो आई हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को डाया दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई फॉर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय पाई बाय 64 एंड मल्टीप्लाइड बाय द डायमीटर एंड टू द पावर 4, ठीक है। वहां से अब जब आप लोग आई कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ रही है आप लोग की 12.88 टन, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। Next is the column of given length cross section material having different value of buckling loads for different end condition. The strongest column is one whose. अब देखिएगा, अब स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम की बात हो रही है, मतलब स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ मतलब आप लोगों का लोड स्ट्रेस बोल लो आप लोग, तो लोड के वजह से ज्यादा बियर कर सकता है। तो उस केस में अगर आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो अगर हिंज्ड का केस है तो हिंज्ड के केस में पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू एल हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, इससे पहले एक हमने क्वेश्चन देखा था, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि क्रिपलिंग लोड, ठीक है, किस कंडीशन में, सॉरी, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम किस कंडीशन में सबसे कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम किस में केस में हो रहा था हमारा, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड के केस में हमारी वैल्यू जो वो कम हो रही थी। अगर आप लोग उसी को कंपेयर करते हैं तो जो यूलर लोड का फॉर्मूला है, ठीक है, यूलर लोडिंग में फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई, अगर सभी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है तो लोड आपका प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर करेंगे आप लोग, तो आपको कंपैरिजन निकल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलम स्ट्रांग है कौन सा कॉलम वीक है, तो डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ पे। तो जब हम देखते हैं कि इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो वो आती है आपकी द बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, उस केस में इफेक्टिव लेंथ सबसे कम है। तो जब आप लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे तब आप लोग को मिलेगा, तो कॉलम विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इज वन हुज बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। The ratio of effective length of column and minimum range of gyration for its cross sectional area is known as, देखिए डेफिनेशन पूछ दिया सीधा है आप लोगों का, जो स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, डेफिनेशन सीधे सीधे पूछा है। The region of cross section of a column which is compressive load may be applied without producing a tensile stress is known as core of the cross section. In circular column the radius of the core is, ठीक है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। Region of cross section of a column in which compressive load may be applied without producing any tensile stress. Compressive stress हम एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हो रही थी।
बकलिंग का केस में बात हो रही थी। बट जब बात आती है बेंडिंग का, ठीक है, यहाँ आपको कंपेयर क्या करने बोला है कि द रीजन ऑफ क्रॉस सेक्शन इन विच कंप्रेसिव लोड में बी अप्लाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसको कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जा रहा है, जहां पे हमारा स्ट्रेस अप्लाई और जहां पर टेंसाइल जनरेट नहीं होगा। इन सर्कुलर कॉलम द रेडियस ऑफ द कोर इज, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द कोर निकालने अगर आप लोगों को बोल रहा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? देखिए, 1/2 ऑफ द रेडियस, 1/3 ऑफ द रेडियस, 1/4 ऑफ द रेडियस, 1/5 ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो देखिए 1/2 ऑफ द रेडियस किस केस में होता था? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी वहां पे लाई होगी। बट अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन दे दिया है दैट इज इनसाइड अ, आप लोग बोल लीजिए कि एक सर्कल के भी अंदर एक सेमी आपका सर्कल है, और उसके रेडियस का अगर आप लोगों को बोलता है तो ओरिजिनल सर्कल के रेडियस का कितना पार्ट हो जाएगा? वो फर्स्ट इज योर आर एंड दैट अदर विल बी योर सॉरी r/2 एंड अदर विल बी r/2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? r/4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 ऑफ द रेडियस। ठीक है, for keeping the stress wholly compressive the load may be applied on a circular column anywhere within a concentric circle of diameter। अब देखिए, डायमीटर की बात हो रही है तो डायमीटर आप लोगों को क्या मिलेगा? सर्कल का भी एक सेमी सर्कल, उसके अंदर भी एक सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, तो वो वैल्यू होती थी d/2, और उसके अंदर भी एक कोई सर्कल है तो d/2 का भी हाफ हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आप लोगों का? d/4। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेक्टेंगुलर कॉलम बी इनटू एच द कोर इज अ, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम के केस में कोर जो होगा, जहां पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो क्या होता है फ्रेंड? हमने आपका जब शेयर लोडिंग की बात हुई थी, जब इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने शेयरिंग देखा। तो शेयरिंग के लिए जो हमने एक डायग्राम बनाया था कि बॉडी किस तरीके से शेयर हो रही है, तो कोर एरिया हमको क्या मिलता है? कोर एरिया मिलता है फ्रेंड ए शॉर्ट ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस ऑफ डायगोनल, डायगोनल हमने कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था? द इफ अगर इसका क्रॉस सेक्शन बोल लीजिए कि b इज विड्थ एंड h इज द हाइट, तो वो रोम्बस का आपका साइड्स क्या क्या हो जाएंगे? b/3 एंड h/3। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा रोम्बस ऑफ डायगोनल b/3 एंड h/3। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2.5 साइड एंड 300 मीटर सेंटीमीटर। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए 2.5 सेंटीमीटर साइड, कॉलम्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया, 300 मिलीमीटर सेंटीमीटर उसकी साइड्स हो गई। तो उस केस में देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि वर्टिकल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, इससे आप क्या निकालेंगे? आप साइड्स निकालेंगे। ठीक है, साइड्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे? फिर स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल्स टू द लेंथ अपॉन द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आर गेटिंग 416। इसको कैलकुलेट करके आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ कॉलम इज 100 देन इट इज सेड टू बी सेट। फिर वही आ गया स्लेंडरनेस रेशियो का, इट विल बी अ मीडियम कॉलम, सॉरी इट विल बी अ लॉन्ग कॉलम। ठीक है, और कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ है, सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट लेंथ किस कंडीशन में होती है? वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखने को मिल सकता है, तो थ्योरेटिकल चीजों पे कॉलम्स एंड स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, अ कॉलम ऑफ लेंथ विद बोथ एंड फिक्स्ड मे बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ डैश विद बोथ एंड्स हिंज। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोथ एंड फिक्स्ड और बोथ एंड हिंट्स को आपको कंपेयर करना है। बोथ एंड फिक्स्ड के केस में l/√2 हो जाएगा, बोथ एंड हिंट्स के केस में l हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आप लोगों को क्या आ जाएगी? l/2। ठीक है, when a column is subjected to eccentric load the stress induced in the column will be eccentric loading। इससे पहले भी मैंने वही आप लोगों को एक बताया था, इसेंट्रिक लोडिंग। एक तो होता है आप लोगों का बकलिंग स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस बोल लो, और अगर इसेंट्रिक लोडिंग है कॉलम में तो वहां पे एक बेंडिंग आएगा। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ। डायरेक्ट स्ट्रेस फॉर द एक्सियल लोडिंग, ओके, बकलिंग स्ट्रेस आप लोग इसको बोल सकते हो। ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए बीम विल ट्राई टू बेंड, तो वहां पे एक बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। ओके, अ कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम। ठीक है, फिर से वही स्लेंडरनेस रेशियो वाली कहानी आ गई आप लोगों की। लीस्ट रेडियस डायरेक्शन लेस देन 80। ठीक है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया आप लोगों का 4 into 16। ये
सेम रिपीट हो रहा है, न्यूमेरिकल ये वाला बना के आप लोग देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू यूलर कॉलम थ्योरी, द क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड इज डैश द क्रिपलिंग लोड सेम कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स तो द क्रिपलिंग लोड ऑफ अ कॉलम सिमिलर कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड। फिक्स्ड के केस में क्या हो रहा था, हमारी वैल्यू जो होती थी वो होती थी L/2। ठीक है, और जो हमारा इसका जो बोथ एंड हिंट्स के केस में L इज इक्वल्स टू L। तो जब ये आपका L/2 और L स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आप लोगों के आंसर आ रहा है 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है vertical column has two moment of inertia that is I axis y. The column will tend to buckle in the direction of, हाँ यही चीज मैं आपको इससे पहले भी बताया था, वहां पे वैल्यूज थी, यहाँ पे सीधे एक थ्योरी के फॉर्म में पूछ रहा है। तो वेर इट इक्वल द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज में अगर मास कांस्टेंट है, मतलब अगर हमारा मटेरियल इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि मास इज कांस्टेंट। ओके, मास सेम है अगर हम दो किसी कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं या दो एक्सिस पे कंपेयर कर रहे हैं तो, बट दैट आई डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो जहां भी आप लोगों का आई की वैल्यू कम मिल रही है, दैट मीन्स वहां पे आप लोगों को मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिल रहा है, और जहां मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मिल रहा है वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, द बीम विल ट्राई टू बकल इन दैट पर्टिकुलर एक्सिस। ओके, उस कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर आप लोगों के एक्सिस पे द बीम विल ट्राई टू बकल। ठीक है, तो जहां पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहां पे आप लोगों का क्या होगा, दैट बीम विल ट्राई टू बकल। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं कॉलम्स एंड स्ट्रेस टॉपिक का। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप लोगों का ओवरऑल जो है वो टॉपिक कवर हो चुका है विद थ्योरी एंड विद द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मेंस के टाइप के न्यूमेरिकल अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी अभी तैयारी हो रही है, मेंस का जब आएगा तो अलग से वो एक अलग आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने को मिल सकता है चैनल पे, कि वहां पे मेंस का होगा। अभी जो भी आपके वीडियोस बन रहे हैं टेक्निकल के, वहां पे आप लोग देख रहे होंगे वो पेपर 1 के नाम से ही बन रहा है, एसएससी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पेपर 1। ओके, एंड पार्ट्स अलग अलग हैं, हर एक पार्ट में अलग अलग टॉपिक कवर है, वो आप लोगों को टाइटल में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विद इन ए कोर्स ऑफ टाइम, जो भी हमारा एक वीडियो का पर्टिकुलर शेड्यूल रहता है, उस टाइम में हम पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है वो एटलीस्ट ये वीडियोस, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो मैं ये बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी मेंशन कर दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कवरिंग द समरी ऑफ द होल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आप लोगों के जेई के सिलेबस में है। ठीक है, तो अगर आप लोग उतना देख लेते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों के जो 8 से 10 क्वेश्चन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आने हैं, ठीक है, ले लेते हैं हम कि 10 क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा ही, तो एटलीस्ट वो 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूरा कवर अप हो जाना चाहिए, पूरा अच्छे से आपकी स्कोरिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, और भी अगर आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड डाउट है तो आई आप लोगों का जो बटन है उसमें मैं जो सिलेबस का हमारा जो डिस्कशन हुआ था, हमारा मेरा जो सेकंड वीडियो आया था टेक्निकल का, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि सिलेबस में मैंने कौन कौन से टॉपिक के बारे में कौन कौन सा टॉपिक बताया था। इन केस अगर किसी को डाउट होता है, प्लीज मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे उस पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पे आप जरूर टेक्स्ट कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट दिख रहा है इस टॉपिक में। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर पुश कीजिएगा, तो अपकमिंग आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपसे जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।